चलो सवारे योग मार्ग अपनाए। वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे। नमस्कार साथियों, हमर चिन्हारी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा जैन और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है योगाचार्य मुकेश जी सोनी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी प्रणाम, नमस्कार और जी। दर्शकों को मैं बता दूं कि यह आज का हमारा खास कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाएगा। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यह है हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम। और मैं आपको बता दूं कि राजस्व विभाग में भी मुकेश जी कार्यरत हैं। तो ये राजस्व विभाग का सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि एक तरफ आपका जो है कार्य चल रहा है, पढ़ाई में आपने कुछ और किया, तो ये अचानक से योग की ओर कैसे झुकाव हुआ आपका? राजस्व विभाग में वास्तव में हम कारण ढूंढते हैं, लेकिन राजस्व विभाग में जुड़ने से और योग से जुड़ने से जी, मुझे ऐसा समझ में आया कि योग के कारण ही मैं विभागीय दायित्वों का निर्वहन और सफलतापूर्वक और सुंदर तरीके से मैं कर पाता हूँ। जी, तो निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर स्वस्थ रहकर अपने कार्यों को सुंदर तरीके से करने हैं तो निश्चय ही योग से जुड़कर हम अपने दायित्वों का और अपने पारिवारिक सामाजिक दायित्वों का और सुंदर और सफलतापूर्वक मैं निर्वहन कर पा रहा हूँ। जी, बहुत बहुत खूबसूरत बात कही आपने। मुकेश जी, योग को, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने योग के प्रति बहुत जागरूकता भी देखी है, लोग बहुत योग के प्रति उनका लगाव भी बढ़ा है। जी, जी। स्कूली बच्चों को योग कराया जा रहा है। जी। हर मतलब हमारे प्रदेश में भी कई ऐसे योग के कार्यक्रम हो रहे हैं और इस बार तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा गया है। जी। क्या आपके अनुभव से ऐसे क्या फायदे हैं योग के कि हर व्यक्ति को, ना केवल हर प्रदेशवासी को, हर भारतीय को, बल्कि विश्व के हर व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए? इसका क्या कारण है? शारीरिक तौर पे निश्चित रूप से शारीरिक तौर पे जो योग से प्रारंभ में जुड़ने का जो उद्देश्य होता है कि हम शरीर से स्वस्थ रहें। जी, जबकि मैं ये मानता हूँ कि स्वास्थ्य, अगर रोगी कोई व्यक्ति बनता है या स्वास्थ्य खराब होता है तो निश्चित रूप से वो मन से जो है पहले वो विकृति आती है या मन से रोगी बनता है, तब वो शरीर में वो रोग के रूप में उभरते हैं। जी, बिल्कुल। और योग में मैं समझता हूँ कि योग में इसकी पूर्णता है। न केवल हम शारीरिक मशीनों को ठीक करते हैं, जी हाँ, और बल्कि हम मन से पूरी तरीके के मस्तिष्क पे जो शांति, सुख और उत्साह की जो अनुभूति करते हैं, जो तनाव की स्थिति जो विपरीत परिस्थितियों में बनती हैं, थोड़ी नकारात्मकताएं जो बाहर हमको देखने को मिलती हैं, उन परिस्थितियों से हम विजय प्राप्त करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की निश्चित आप रूप जो बात कर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः विकसित होते हैं और योग पूरी पूर्णता है, पूर्ण प्रक्रिया है एक। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाना तय हुआ, इसके पीछे का एक कारण यह भी रहा कि माना जाता है कि 21 जून जो दिन है, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। जी बिल्कुल। और योग को दीर्घायु से जोड़ा जाता है। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए ये सबसे बड़े दिन का चुनाव किया गया। जी जी। तो दीर्घायु रहने के लिए जी योग कैसे आपका सहयोग करता है? व्यक्ति के अगर दीर्घायु मतलब जाने का कारण अगर हम विचार करें जी, तो माध्यम किसी भी तरीके से बनता है तो ज्यादातर अगर हम देखें तो रोग ही जो है उसके ऊपर जाने का कारण बनता है, या उसकी
उम्र जो है समापन की ओर या आयु जो है खत्म होने की दिशा में रोग जो है एक सबसे बड़ा कारण है। कम उम्र में अधिकतर शारीरिक या मानसिक रोग ही कारण हो सकते हैं। वो ही एक कारण जो है ज्यादातर हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और अंतिम अवस्था में आजकल जो वैज्ञानिक या मेडिकल पद्धतियां जो होती हैं, वेंटिलेटर तक आदमी खींचता है और उसके बाद जो है उसका जीवन समापन की ओर। और यदि हम योग से जुड़ जाएं और यदि हम योग करते रहें, जी हाँ, तो निश्चित रूप से हम जो पुराने समय में कहा जाता है औसत आयु जो 100 वर्ष आंकी गई है, जी हाँ, तो सुंदर तरीके से, मस्त तरीके से, किसी प्रकार के भी वो नकारात्मकताओं या विपरीत परिस्थितियों को सामना करते हुए बहुत आसानी से, क्योंकि वही रोग का कारण है। हमारा जो मास्टर ग्लैंड जो इन परिस्थितियों से प्रभावित कर होता है और उनके कारण हम फिर अंगों से या जो कई प्रकार के रोग है वो आक्रमण करते हैं हमारे शरीर में, और वो फिर आयु कम करता है। और आज के समय में तो ये माना जाता है कि औसत आयु 60 और 70 वर्ष है, जबकि पुराने समय में जो औसत आयु 100 वर्ष तक आंकी जाती थी। और जो योगी होगा वो निश्चित रूप से 100 वर्ष तक बड़े सुंदर तरीके से वो जीवन, स्वस्थ और मस्त जीवन जी सकता है। जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने जैसा कि कहा कि मानसिक और शारीरिक दोनों ही जो रोग हैं उनका निवारण योग में है। जी। अभी जो है, क्योंकि एक बहुत विकट परिस्थिति से विश्व निकला है जिसे हमने कोरोना के नाम से जाना, हाँ। और अभी पुनः कोरोना के दस्तक देने की बात आ रही है। उसके बाद हम कम उम्र में हार्ट अटैक, हृदयाघात जो है वो हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं अपने आसपास। क्या योग से कोई ऐसा निवारण है कि इससे बचा जा सके? इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे रोग, चाहे वो कोरोना हो, चाहे हृदय संबंधी विकार हो जी, और आजकल तो जो असाध्य रोग बन जा रहे हैं, छोटे छोटे सर्वाइकल के दोष है, साइनस के दोष है, स्लिप डिस्क है, माइग्रेन जैसे दोष है, ये इसको अब असाध्य दोषों के रूप में देखा जा रहा है। और ये मेजर जो अचानक जो आने वाले कोरोना जैसे डिसीज है, तो सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, अपनी इम्यून पावर को बढ़ाने की बात है। तो जो निरंतर अभ्यासी रहेगा, जो निरंतर योग के अभ्यासी रहेगा, वो उनका निश्चित रूप से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा हुआ रहेगा और मन से भी वो मजबूत होगा। आपने कोरोना काल में देखा होगा, और मैं ये भी मानता हूं कि ज्यादातर जो लोगों का समय समाप्त होना या मृत्यु होने का कारण वो चिंता, वो भय, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, वो मेजर कारण रहे हैं, ना कि उनके कोरोना का इफेक्ट जो फेफड़े में जो इफेक्ट आया है उससे मेजर कारण उनके देहांत होने का कारण मैं ये मानता हूं कि उनका भय, तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी आना है कि अब मेरा रोग ठीक होगा कि नहीं। बिल्कुल। तो ये भय जो है उनको, उनके रोग से वो मुक्त नहीं हो पाए और उन स्थितियों तक, वो विपरीत स्थितियों तक पहुंच गए। बहुत सही बात आपने कही। तो दर्शकों, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग बहुत आवश्यक है, ये हमारे योगाचार्य बता रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी हमारे दर्शकों के लिए कि क्योंकि व्यस्त दिनचर्या है सभी की, एक छात्र हो, चाहे आप तो खुद राजस्व विभाग में कार्यरत है, तो आप जानते हैं कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें समय का अभाव लोगों के पास है। तो ऐसे क्या योग या किस समय पर वो योग से जुड़ें, या ऐसे कौन से निश्चित योगासन या प्राणायाम की विधि जो वो रोज कर सके जिनसे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहे? मैं सबसे पहले वो समय का अभाव जो शब्द है उस पर अगर हम बात करें कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होता है। बिल्कुल। और हमारा ह्यूमन नेचर क्या है, यदि स्ट्रॉ मैनिंग जो शब्द एक आता है, स्ट्रॉ मैनिंग मतलब नकली कारण तैयार कर लेना कि हम समय का अभाव, हम बड़े व्यस्त रहने वाले लोग हैं। और अगर छोटे से व्यक्ति से लेके बड़ा व्यवसायी तक अगर हम उनसे पूछते हैं भैया आपकी जीवन की दिनचर्या क्या है, तो उनका केवल एक ही जवाब आता है, सर स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, स्वास्थ्य ही हमारी जीवन की प्राथमिकता है। और अगर एक पेरेंट्स से भी बात करें तो बच्चों के लिए भी वही सोचता है स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य की चिंता करता है। अब
अगर आप स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक हैं और वो आपकी प्राथमिकता है, तो ये कैसे भला संभव है कि आप अपने व्यवसाय और अपने काम के लिए आप अपने लिए आधे घंटे का समय ना निकाल पाए? जी, बहुत बहुत तो सुंदर बात की सबसे आप। पहली तो आपने अपनी प्राथमिकता को आपने माना तो है प्राथमिकता, पर उसको उस ढंग से आपने जी नहीं रहे हैं आप। बिल्कुल। तो जीवन की पूंजी जो स्वास्थ्य है, जिसे हम सब स्वीकारते हैं, उसके प्रति, उसके लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो कौन से योग या कौन से प्राणायाम, अगर आप नाम हमें बता सकें तो ये हमारे दर्शकों के लिए बड़ी अच्छी जानकारी होगी। योग तो पूर्णता है उसमें, पर हम यदि योग शब्द का उपयोग करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से अगर मैं 4 बातों की मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुख्य रूप से 4 बातें एकदम सामान्य सामान्य रूपों से अगर हम समझ पाए तो एक तो आसन, दूसरा प्राणायाम, जी, तीसरा जो है ध्यान, और चौथा जो है शुद्धि क्रिया। ये भी योग का पार्ट है। महर्षि गैरंड ने अपने सप्तांगिक मार्ग में शुद्धि क्रिया को ही पहला स्थान दिया है। यदि आपका बॉडी डिटॉक्स है, शरीर का शोधन कर लिए हैं, विजातीय द्रव्य अगर आपके शरीर में नहीं है, जमा नहीं है, तो आप निश्चित रूप से निरोगी रहेंगे। तो शुद्धि क्रिया को, और महर्षि जो पतंजलि के योग दर्शन में भी जो अष्टांगिक मार्ग में देखते हैं हम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो यम नियम के पार्ट में पहला शौच जो है। जी हाँ। तो शुद्धि क्रिया सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम अगर हमारी बॉडी में विजातीय द्रव्य अगर ना जमा हो, जी हाँ, तो विजातीय द्रव्य मुक्त अगर शरीर होगा तो रोग मुक्त जीवन होगा आपका। बिल्कुल। तो शुद्धि क्रिया पर और आसन कौन से करने चाहिए, इसके बारे में हम दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। योगाचार्य मुकेश जी हमारे साथ हैं। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। ब्रेक के बाद हमर चिन्हारी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और योगाचार्य मुकेश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो पे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे योग की अलग अलग स्टेप्स के बारे में, कि अलग अलग तरह से हम योग के किन किन चरणों पर जाते हैं। तो सबसे पहले एक स्वस्थ व्यक्ति को कौन कौन से आसन दैनिक जीवन में रोज करने चाहिए? आसन की अगर हम बात करते हैं, हम अभी योग की चर्चा में मेरी बातें जो ब्रेक के पूर्व अधूरी रह गई थी उसको, कि शुद्धि क्रियाएं, जी है ना, शुद्धि क्रियाओं में जो पुराने समय में कुंजल क्रिया की जाती थी, जी हाँ, कुंजल क्रिया में जो पानी पीकर फिर हम बाहर निकालते हैं, तो ये आहार नाल और आमाशय के भाग जो है वो स्वस्थ होता है, तो गैस, एसिड जैसे विकारों से मुक्त होते हैं। ये बहुत सरल सी क्रिया है, जैसे हम शुद्धि क्रियाओं में जीवा की सफाई करते हैं, दांत की सफाई करते हैं, कुछ नेत्र शोधन की भी क्रिया की जाए तो आजकल के बच्चों को जो चश्मे की दिक्कतें जो आती हैं, तो नेत्र शोधन की क्रिया भी एक कप से अपन करें और आंखों को खोलें बंद करें, तो ये छोटी छोटी शुद्धि क्रियाएं भी हम शामिल करें। लेकिन विशेषज्ञों से सीख कर ही ये क्रियाएं हमें करनी चाहिए। तो ये बात भी मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि किसी भी इस तरह की क्रिया को पहले बिल्कुल विशेषज्ञ से सीखे और फिर इस पर जाए। और आसन भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से सीखना आवश्यक है। किंतु कौन कौन से आसन? आसन में हम 5 स्थितियों में बताते हैं आसन के लिए। पहले तो हम सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास से, कि हम जब शुरुआत में बैठे आसन का अभ्यास शुरू करें तो थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं अपने जॉइंट्स को, पैरों का मूवमेंट, हाथों के कलाइयों का मूवमेंट, थोड़े कंधों का मूवमेंट, थोड़े कमर का मूवमेंट, तो थोड़ा पहले शरीर में अपन गर्म कर लें, थोड़ा आंतों को खोल लें, वार्म अप जिसको कहते हैं, नस नलिकाओं में थोड़ा मूवमेंट करें, तो
उसके पश्चात हम खड़े होकर एक आसन, जैसे सामान्य ताड़ आसन, ऐसे ऊपर खींच के अगर करें तो पूरे 206 हड्डियां प्रभाव में आती हैं। 206 हड्डियों के जॉइंट्स जो कहते हैं ना, बहुत समय से कंधों के पीड़ित हैं हम, या सर्वाइकल से पीड़ित हैं, उनको लिए बहुत लाभकारी है। अगर वो लगातार वो ताड़ासन की भी 5-7 अभ्यास आवृत्ति कर ले तो उनको बड़ा रिलैक्स फील होगा जी। और जो बैठ के जो कुछ क्रियाएं करते हैं उनको भी बीच बीच में आधे 1 घंटे में खड़े होकर ताड़ासन का अभ्यास कर लेना चाहिए जी। बैठकर करने वाले आसनों में भी बढ़िया कोणासन है, कमर चक्रासन है जी। वो शरीर को लचकदार बनाता है, पेट को स्वस्थ करता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, तिल्लियां, सब पर सुंदर कार्य करते हैं, सबकी मालिश हो जाती है। और फिर अगर हम उष्ट्रासन, घुटनों के बल एक उष्ट्रासन बड़ा सुंदर अभ्यास है, जिसमें हमारे न्यूरो के पार्ट, जो हम मस्तिष्क का संदेश वाहक कहते हैं, जो हमारे शरीर का ऋण का भाग, जो हमारे शरीर का आधार है, न्यू है, तो उष्ट्रासन से हम ऋण के भाग को लचकदार बनाते हैं। और स्वस्थ शरीर की निशानी है, कड़ापन रोगों को आमंत्रित करता है, और शरीर को अगर लचकदार कर ले तो लचकदार शरीर स्वस्थ शरीर की निशानी है जी। तो ना केवल शरीर में लचीलापन आएगा बल्कि रक्त प्रवाह भी बहुत निश्चित और शायद इसीलिए कहा जाता है कि मधुमेह या उच्च रक्तचाप जो है, बीपी, शुगर जैसी जो बीमारियां हैं, उनमें योग बहुत ही सहायक के रूप में कार्य करता है। आसन प्राणायाम की अब बात करें, हम आसन के बारे में आपने बताया, प्राणायाम में हमें क्या अभी हमने आपने उच्च रक्तचाप या मधुमेह की बात करी, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति निरंतर प्राणायाम का जो अभ्यासी होगा जी, उनको ये रोग आएंगे ही नहीं, या वो बहुत परिस्थितियां बदलेंगी, उन परिस्थितियों में भले वो थोड़े से प्रभाव हो सकता है, जिसको माइल्ड सिम्टम्स कहते हैं कि अचानक थोड़े से बीपी का हाई होना, पर वो तुरंत वो अपने आप को नॉर्मल करना जानता है यदि वो प्राणायाम का अभ्यासी है। और निश्चित रूप से अगर कोई मधुमेह का रोगी है तो उनका कारण यहाँ से ही शुरू होता है, मस्तिष्क, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, जो पूरे मास्टर ग्लैंड, पूरे हमारे अन्य ग्रंथियों से सुंदर जो सिक्रेशन, जो हार्मोन का या रस का सिक्रेशन करना है, तो वही आदेशित करता है, तब वो सुंदर ढंग से उनका निष्कासन या सिक्रेशन होता है। तो प्राणायाम में सुंदर क्रिया, अगर हम बड़े सरल तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात करें तो बाएं से लेना पूरक क्रिया, दाएं से रेचक छोड़ना, ये अनुलोम विलोम बहुत सामान्य तरीके से। गहरी लंबी सांसों में अभ्यास में हम बताते हैं कि जो सामान्य 24 घंटे की जो ब्रीदिंग चल रही है उसको थोड़ा कॉन्शियस कर लें, कि आंखें बंद कर लें और सांसों को गहरा लंबा कर लें, बहुत दूर देर तक लेना और बहुत देर तक छोड़ना। और ये आप कोई भी कार्य करते हुए भी निश्चित रूप से जी। हाँ, प्राणायाम में जरूर ये कहा जाता है कि भोजन उपरांत 2 घंटे उपरांत ही करें, पर उसके बाद आपके पास पूरे समय में बैठे बैठे काम भी कर रहे हैं, तो अगर आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करें तो आप अभ्यासी बन जाते हैं कि आप निरंतर सांसों को गहरा लंबा लें। सांसों की आवृत्ति आपकी जितनी कम होगी वो उतना ही आप अपने प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। अभी तक मुझे यह आभास नहीं था कि मैं सांस ले रही हूँ, लेकिन जैसे ही आपने ये बात कही तो मैंने भी यहाँ स्टूडियो में बैठे बैठे अपने सांसों को नोटिस करना शुरू किया। तो ये एक आपने बहुत सुंदर बात बताई कि आप कहीं पर भी बैठकर इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो हमने आसन आपने बताया, प्राणायाम से मधुमेह, उच्च रक्तचाप या थायराइड जैसी समस्याओं का, जो आजकल बहुत सामान्य हो गई है, तो इनके लिए हमें बहुत मदद मिल सकती है। एक आपने तीसरा चरण कहा ध्यान का, लेकिन ध्यान में बहुत कम लोगों का मन लगता है। इसके ध्यान के फायदे और कैसे ध्यान किया जाए कि आप मन लगा सकें उसमें। जी, ध्यान, अगर हम पतंजलि की योग दर्शन की बात करें तो ये 7वीं सीढ़ी है, 7वां मार्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान जी। यदि मैं फ्रेशर की बात करूं और उनसे वो अगर ध्यान की शुरुआत कैसे करें अगर अपने सोचें और सीधे अगर उनको ध्यान में बिठा दिया जाए तो वो स्थिरता कहाँ संभव है कि अब मैं बोलूं कि 5 मिनट और 10 मिनट आप स्थिर बैठ जाएं। तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि शुरू में थोड़ा शारीरिक अभ्यास भी करना पड़ेगा। जब उनको आसन का अभ्यासी होगा, थोड़ा ब्रीदिंग का, प्राणायाम का अभ्यासी होगा, तब वो ध्यान का अभ्यासी
बहुत सुंदर तरीके से और सरलता से और आसानी से वो 15 मिनट 20 मिनट तक बहुत आसानी से ध्यान। लेकिन एक समस्या आती है कि ध्यान में चित्त नहीं लगता, मतलब मन इधर उधर जाता है। हाँ, तो वो शायद धीरे धीरे, आपका ये कहना है वो हाँ, उसमें चित्त की बात करते हैं तो ध्यान की भी बहुत सारी अवस्था है जी। तो प्रारंभ में जब चित्त की बात करते हैं तो हम ध्यान ही किसी एक चीज में ध्यान ले जाएं। अगर हम सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, वो भी ध्यान की एक प्रारंभिक अवस्था है। आप आंखें बंद कर लिए, कुछ ना कर रहे हैं, आप सांसों को निहारते रहें, देखते रहें कैसे आपकी बाईं नासिका चल रही है, कैसे आपकी दाईं नासिका चल रही है। और जब हम स्थूल ध्यान भी कर सकते हैं कि कोई बढ़िया सफर है, आपने कोई वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए घूमने गए हैं, आप आंखें बंद करें और उस पूरे सफर को याद करें कि हमने मजे से कैसे ट्रेन में बैठा था, कैसे हमने वैष्णो देवी के गर्भगृह में पहुंच के आपने क्या फील किया, बिल्कुल, और अपनी सुंदर पलों को याद कर लीजिए। वो भी एक ध्यान की अवस्था है, बिल्कुल अनुभव। तो इसको भाव ध्यान कहते हैं कि अपने चीजों को, भाव को ध्यान कर लिए। स्थूल ध्यान होता है और सूक्ष्म ध्यान में थोड़ी गहराई है कि चक्रों पे आ जाते हैं। हाँ। चक्रों पे ध्यान कीजिए, 7 चक्र हमारे हैं जी। तो वो थोड़ी गहराई है। पर शुरुआत में फ्रेशर जो साधक होंगे उनको मैं ये कहूंगा कि आंखें बंद करें, धड़कनों को ही निहारना शुरू कर दें, कैसे हमारे दिल धड़क रहा है, बस वही ध्यान। ये एक बहुत ही आपने अच्छा एक तरीका बताया। तो साथियों, आसनों के बारे में हमने जाना, शुद्धि क्रिया विशेषज्ञों के से सीख कर करिए, आसन कहीं से सीख कर करिए, और निश्चित तौर पर प्राणायाम और ध्यान का आपने बहुत आसान तरीका अभी हमारे दर्शकों को बताया। एक जो आमतौर पर एक समस्या जो इससे पूरा विश्व मुझे लगता है जो है जूझ रहा है, और खासकर क्योंकि हमने बीमारियों पर बात की, तनाव मुक्ति पर बात की, लेकिन एक जो समस्या आती है कि अभी जो खासकर बच्चों में देखने को मिल रही है कि सुपर एक्टिव है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है, एक तरफ जो है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। 5 मिनट पढ़ाई की तो उतने में खेलने जाना है, मतलब एक चीज पर पूरा समय या फोकस नहीं लगा पाते हैं। तो उन्हें ऐसे कौन से योग या ध्यान कराए जाएं कि हमारी जो, क्योंकि ये जो पूरा इंटरनेट का युग है, मोबाइल का युग है, इसमें ये कंसंट्रेशन की समस्या वैश्विक स्तर पर इसका सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से। तो कोई उपाय या मार्गदर्शन आपसे मिले तो? देखिए, बातों में काफी गहराई है, इसमें गहराई से अगर चिंतन और अध्ययन किया जाए तो खैर बचपना तो थोड़ा चंचल मन होता है और थोड़ा हार्मोनल जो वो वाला एज होता है, जो समय होता है, जो एक्टिव हार्मोन का समय होता है, ग्रोइंग एज होता है। तो हम बच्चों पे अगर फोकस करें और फिर अगर ये सोचें कि बच्चे जो है पेरेंट्स के जीरोक्स होते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि पेरेंट्स भी अगर योग से जुड़े तो सबसे पहले वो संस्कार के रूप में हम उनको डेवलप करना। बिल्कुल, जी हाँ। तो बच्चों को अगर हम प्रेरित करते हैं और हम ही अगर योग ना करें या मोबाइल देखें या टीवी ज्यादा देखें या खान पान हम सही ना रखें, तो बच्चों को सुधारने के लिए तो सबसे पहले जहां वो बच्चे संस्कारित बनते हैं, जहां वो कॉपी करते हैं, क्योंकि बच्चों की प्रवृत्ति क्या है, नकल करने की प्रवृत्ति है। तो अगर बच्चों के लिए बात करें और फिर क्या करना है, फिर उसमें आते हैं। पहले तो हम बताएंगे बच्चों के लिए, तो निश्चित रूप से पेरेंट्स को पहले हम जो एक्टिव होना या उनको उस ढंग से संस्कार देने के लिए स्वयं भी उस क्रिया से जोड़ना। जी हाँ, बिल्कुल। अब रही बात बच्चों के कुछ करने के लिए, तो उनके लिए सबसे सुंदर, थोड़ी एक्टिव तो रहते हैं, जी हाँ, फिजिकल वर्कआउट होता भी है, पर ज्यादातर बच्चे अगर वो घर में ही बैठे मोबाइल, तो उनकी आदत डालें कि वो थोड़ी स्कीपिंग कर लें, क्योंकि उनको स्पोर्ट्स में रुचि रहता है, रुचि वाली चीज कराएं अपन उसको जोड़ने के लिए। अगर शुरू से आसन और प्राणायाम में बिठा देंगे तो उसकी रुचि नहीं रहेगी, पर उनको थोड़ा स्पोर्ट्स के लिए, थोड़ा रनिंग, थोड़ा मार्च फास्ट कराएं सैनिकों के जैसे, तो कहीं ना कहीं शारीरिक क्रियाओं से जोड़े। और एक बहुत जो आपने अच्छी बात कही कि योग को संस्कार के रूप में लेना है, तो बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज की जो आपने हमें मार्गदर्शन दिया। और मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगी, अगर निरोग रहना है तो योग से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं, योगाचार्य मुकेश जी सोनी, आपका यही संदेश है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका
स्टूडियो में आने के लिए। तो साथियों, विश्व योग दिवस पर खुद भी योग से जुड़िए, बच्चों को योग से जोड़िए, तनाव मुक्त रहिए, निरोग रहिए। यही हमारी कामना है। और हमर चिन्हारी कार्यक्रम में हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, नए विशेषज्ञों को लेकर आते रहेंगे, अलग अलग विषय पर चर्चा करते रहेंगे। अभी के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए।